हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जाबिश फिजिक्स। तो अभी हम लोग स्टडी करने वाले हैं लेविस थ्योरम। ठीक है, तो लेविस थ्योरम समझने से पहले कुछ टर्म है जिसे हम लोग समझेंगे। और वो पहला टर्म ये है जिसे हम कहते हैं इक्विवेलेंट वेक्टर। ठीक है, तो इक्विवेलेंट वेक्टर क्या होता है देखिए। ठीक है, इक्विलिब्रेंट वेक्टर क्या होता है, तो ये उस अकेले वेक्टर का नाम है जो मल्टीपल फोर्सेस के रिजल्टेंट के अपोजिट लगेगा और मैग्नीट्यूड इक्वल होगा और ये बैलेंस कर देगा। जैसे कि इसके नाम से ही आप देख सकते हैं इक्विलिब्रेंट। इक्विलिब्रियम हम लोग समझते हैं, इक्विलिब्रियम मीन्स होता है बैलेंस करना। ठीक है, किसी भी चीज को, किसी भी फोर्स को बैलेंस करना क्या कहलाता है, इक्विलिब्रियम कहलाता है। तो ये इक्विलिब्रेंट वेक्टर कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे फोर्सेस अगर लग रहे हैं और उन सारे के रिजल्टेंट को, ठीक है, उन सारे के रिजल्टेंट का ये जो है न्यूट्रल है, मतलब कि ये क्या करेगा, उसके अपोजिट लगेगा और उसके मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा, तो ये उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। मतलब रिजल्टेंट कितना कर देगा, जीरो। मतलब उस पर बैलेंस फोर्स का काम या बैलेंस कंडीशन में उसे ले आएगा। जैसे एक एग्जांपल देखिए, आपका क्लियर हो जाएगा। जैसे मेरे पास एक वेक्टर है, ये ए वेक्टर, और ये दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर। ठीक है, तो यहां पर हम काम ये करेंगे कि ये दो वेक्टर टेल टू टेल जुड़ा हुआ है, तो अगर हम पैरेललोग्राम का यूज करें तो पैरेललोग्राम से ये बी वेक्टर हो जाएगा और ये हो जाएगा ए वेक्टर। तो इस कंडीशन में इसका रिजल्टेंट क्या होगा, ये हो जाएगा। तो ये आर वेक्टर किसके बराबर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के बराबर। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर एक वेक्टर लें, ये सी वेक्टर, और जो सी वेक्टर है वो माइनस है आर वेक्टर के। ठीक है, माइनस है आर वेक्टर के, कहने का मतलब सी वेक्टर इज अपोजिट आर वेक्टर किसके इक्वल है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। मतलब यहाँ पर ये अकेला इस दोनों के रिजल्टेंट के बराबर है। तो यहाँ पर जो नेट फोर्स होगा, या अगर हम इसको इधर ले आए, ठीक है, तो सी वेक्टर प्लस हो जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू जीरो। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, इस तीनों का रिजल्ट कितना आ गया, जीरो आ गया। तो ये हम कहेंगे कि ये इक्विलिब्रियम में। ठीक है, इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस, अगर ए बी सी अगर वेक्टर फोर्स वेक्टर है, ठीक है, फोर्स है, तो यहाँ पर जो रिजल्ट आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है। तो इक्विलिब्रियम कहने का मतलब यह है कि जो सबका सम होगा वो रिजल्ट हो जाएगा, जो सबका सम होगा, जो रिजल्ट होगा वो जीरो हो जाएगा। और यहाँ पर जो सी वेक्टर है, इसी सी वेक्टर को हम क्या कहेंगे, इक्विलिब्रेंट वेक्टर। इक्विलिब्रेंट वेक्टर, तो इक्विलिब्रेंट वेक्टर क्या है, आपको क्लियर हो गया होगा कि ये एक अकेला फोर्स होगा, अकेला वेक्टर होगा जो जितने भी वेक्टर का रिजल्टेंट होगा उसके अपोजिट होगा और उसके इक्वल होगा। ठीक है, जिससे पूरा कंडीशन क्या आ जाएगा, जीरो। नेट फोर्स या नेट रिजल्ट जो होगा वो जीरो, तो हम कहेंगे कि ये इक्विलिब्रियम में। ठीक है, तो अब यहां पर ये इक्विलिब्रेंट वेक्टर हम लोग समझ गए। अब एक चीज और समझना है कि कंडीशन फॉर जीरो रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है। तो एक चीज तो यहां से आप देखिए कि यहां पर रिजल्टेंट कितना आ गया, सबका जीरो आ गया है रिजल्टेंट। सारे का सारा फोर्स है या सारे का सारा जो वेक्टर है, उन सारे वेक्टर का रिजल्टेंट कितना आ गया है, जीरो आ गया। यहां पर हम पूछ रहे हैं कंडीशन, तो एक कंडीशन ये हो गया कि जो एक वेक्टर होगा वो दो के रिजल्ट के अपोजिट होगा तो जीरो हो जाएगा। ठीक है, पहला कंडीशन क्या है कि वन वेक्टर इज अपोजिट एंड इक्वल ऑफ the resultant of other vector। ठीक है, ठीक है, दूसरा केस है कि if the order of all vector is same। इसका क्या मतलब है, ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर आप देखें इस कंडीशन में कि अगर सारे वेक्टर का ऑर्डर सेम हो, तो ऑर्डर सेम कहने का मतलब ये है कि जैसे मेरे पास एक वेक्टर है, ये ए वेक्टर, यहां पर ये गया बी वेक्टर, और फिर यहां से यहां है सी वेक्टर। तो जब आप ए से बी की तरफ बढ़ेंगे तो ऑर्डर ये होगा, फिर बी से सी की तरफ बढ़ेंगे तो ऑर्डर ये होगा, सी से ए की तरफ बढ़ेंगे तो ऑर्डर ये होगा। तो इस कंडीशन में जो आर वेक्टर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, जीरो। लेकिन अगर ऑर्डर अलग हो जाए, जैसे ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर और ये सी वेक्टर, तो ए से बी की तरफ गए, लेकिन जब आपको ए सी की तरफ बढ़ेंगे तो सी का ऑर्डर ये है, तो यहां पर रिजल्टेंट नॉट इक्वल टू जीरो होगा।
क्योंकि यहाँ पर ए और बी का जो ऑर्डर है उसके अपोजिट ऑर्डर में है सी वेक्टर, लेकिन यहाँ पर देखें ए बी सी ये तीनों किस में है, सेम ऑर्डर में, तो सेम ऑर्डर में होगा तो रिजल्टेंट जीरो, या फिर ये इक्विवेलेंट वेक्टर अगर आप कहीं पर डाल देते हैं तो भी रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये बेसिक कंडीशंस था, बेसिक कंसेप्ट था किसके ऊपर, इक्विवेलेंट वेक्टर। और अब अगर हम इतना समझने के बाद लेमिस थ्योरम समझेंगे तो हमें इजीली समझ में आएगा। ठीक है, देखिए इतना समझने के बाद अब हम लोग समझेंगे लेमिस थ्योरम। तो लेमिस थ्योरम क्या है उसका स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। लेमिस थ्योरम ये कहता है कि अगर तीन फोर्सेस किसी पॉइंट पर लगे और वो तीनों फोर्सेस किस कंडीशन में हो, इक्विलिब्रियम वाले कंडीशन में हो, तो जो हर फोर्स होगा वो प्रोपोर्शनल होगा टू द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द अदर टू फोर्सेस। जैसे यहाँ पर देखिए मैंने एक फोर्स दिया है ए, दूसरा फोर्स है बी और तीसरा फोर्स है सी। ये तीनों एक पॉइंट पर लग रहा है, इस पॉइंट पर लग रहा है, और ये तीनों फोर्स किस में है, इक्विलिब्रियम में। ठीक है, तो जो फोर्स होगा वो प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, अपने अपोजिट, इसको छोड़कर ये वाला फोर्स प्रोपोर्शनल हो जाएगा इस दो फोर्स के बीच में जो एंगल बन रहा है उसके साइन कंपोनेंट का। ठीक है, तो लेमिस थ्योरम ये कहता है कि अगर तीन फोर्सेस किसी पॉइंट पर लगे और वो तीनों इक्विलिब्रियम में हो, मतलब जो रिजल्ट होगा वो इक्विलिब्रियम में होगा, तो हर फोर्स जो है वो प्रोपोर्शनल होगा किसके, अपने उस जो हर फोर्स जो प्रोपोर्शनल होगा वो अपने सामने वाले एंगल के साइन कंपोनेंट का। ठीक है, तो इस वाले रिजल्ट से लेमिस थ्योरम ये कहता है कि ए बाई साइन अल्फा, ठीक है, ए बाई साइन अल्फा बराबर बी बाई साइन बीटा बराबर सी बाई साइन गामा। ठीक है, यही है लेमिस थ्योरम। अब हम लोग इसे प्रूफ कैसे करेंगे, तो कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम के लिए ये चीज हम लोग अभी जस्ट इससे पहले समझे थे कि दो का जो रिजल्ट होगा वो रिजल्ट तीसरे के इक्वल और अपोजिट होगा, तो कंडीशन क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। अब यहां पर देखिए यही फिगर है और इसी से हमारा प्रूफ हो जाएगा। इसे इरेज कर देते हैं इक्विवेलेंट वेक्टर और यहां पर हम लिख लेते हैं प्रूफ। ठीक है, तो प्रूफ कैसे कर रहे हैं, देखिए सबसे पहले ए वेक्टर और बी वेक्टर है, तो ए और बी के बीच में कुछ एंगल बनेगा, उस एंगल को मान लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं एंगल को कि ये अल्फा एंगल। ठीक है, ए और बी के बीच में जो एंगल बन रहा है वो क्या है, अल्फा। ठीक है, उसके बाद ए और सी के बीच में, ए और सी के बीच में जो एंगल बन रहा है उसको मान लेते हैं क्या है, तो ये ए और सी के बीच में जो एंगल बन रहा है उसको मान लेते हैं बीटा। ठीक है, और बी और सी के बीच में जो एंगल बन रहा है इसको मान लेते हैं, ठीक है, इसको मान लेते हैं हम लोग अल्फा। इसको अल्फा मान लिए और इसको मान लेते हैं क्या चीज, तो इसको मान लेते हैं हम लोग बीटा। ठीक है, सॉरी, इसको मान लेते हैं हम लोग गामा। ठीक है, तो अब देखिए क्लियरली दिख रहा होगा कि ए और बी के बीच में हम लोगों ने जो एंगल माना वो गामा है, ए और सी के बीच में जो एंगल है वो बीटा है, और सी और बी के बीच में जो एंगल है वो अल्फा है। अब देखिए यहां पर हम लोग क्या करेंगे कि ये एक पैरेललोग्राम है, तो ये सारे एंगल को इस पैरेललोग्राम में सेट करेंगे, इस ट्रायंगल में सेट करेंगे। तो सेट करने के लिए क्या करेंगे, देखिए ये जो रिजल्टेंट है, इस रिजल्टेंट के लिए अगर हम काम करें तो देखेंगे अगर कि ये पूरा कितना होता है, देखिए ये पूरा सी, ये एक लाइन स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये वाला एंगल जो होगा ये पूरा स्ट्रेट लाइन है, यहां से ये पूरा लाइन ऐसे स्ट्रेट जा रहा है और स्ट्रेट लाइन पर कितना डिग्री बनता है, 180। तो 180 में से इतना बीटा है, तो ये हो जाएगा पाई माइनस बीटा। ठीक है, पाई माइनस बीटा हो गया। अब इसके बाद देखें तो ये गामा है। ठीक है, और ये गामा है, तो इसके लिए अगर हम काम करेंगे तो ये देखिए ये पाई माइनस बीटा निकल कर आ गया। पाई माइनस बीटा जब निकल कर आ जाएगा तो हमें एक एंगल यहां निकालना है। ठीक है, हम एक एंगल यहां निकालेंगे और एक एंगल यहां निकालेंगे, ताकि हम इस पर रूल, साइन रूल जो है, लॉ ऑफ साइन, उसे हम लोग सेट कर सके। ठीक है, लॉ ऑफ साइन क्या होता है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये हम लोगों ने स्टडी किया था, एनालिटिकल मेथड यूजिंग पैरेललोग्राम। इस वीडियो में हम लोगों ने इस चीज को, लॉ ऑफ साइन को निकाला था। ठीक है, तो उसी का यूज करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने एक एंगल निकाल लिया, पाई माइनस बीटा। अब यहाँ पर इस एंगल और इस एंगल के लिए काम करना है। तो इस एंगल और इस एंगल के लिए अगर हम काम करें तो उसके लिए देखें तो ये वाला एंगल किसके क्रॉसपोंडिंग है, तो ये वाला एंगल इसके क्रॉसपोंडिंग है। ठीक है, ये वाला एंगल इसके क्रॉसपोंडिंग है। अब इसके लिए अगर हम काम करें तो इससे हम लोग क्या लिख सकते हैं, अब फिर से देखिए ये पूरा 180 है, ये पूरा ये जो लाइन ब्लैक वाला जा रहा है रिजल्टेंट को जोड़कर, ये पूरा 180
180 में से इतना अल्फा है, तो ये वाला जो हिस्सा है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ से रिजल्टेंट को मिटा देते हैं ताकि क्लियरली फिगर आपको समझ में आए। ठीक है, तो ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस अल्फा लिख सकते हैं, क्योंकि ये पूरा 180 है, इतना अल्फा है, तो ये हो गया पाई माइनस अल्फा। और ये अगर पाई माइनस अल्फा है तो ये भी हो जाएगा पाई माइनस अल्फा। अब बच गया ये, तो इसके लिए लाना है पाई, अल्फा हो गया, बीटा हो गया, क्या लाना है, गामा लाना है। ठीक है, तो गामा के लिए अगर हम काम करें तो देखिए, गामा के लिए अगर हम काम करेंगे तो हम एक चीज और करेंगे। ठीक है, इस वाले लाइन को यहाँ आगे बढ़ाते हैं, इस वाले लाइन को अगर बढ़ाएं तो देखिए ये फिर से 180 डिग्री बनेगा। ये इतना गामा है तो ये वाला हिस्सा कितना हो जाएगा, ये वाला हिस्सा हो जाएगा पाई माइनस गामा, पाई माइनस गामा। ये अगर पाई माइनस गामा है तो ये भी हो जाएगा पाई माइनस गामा। तो इस तरीके से ट्रायंगल के तीनों एंगल को हम लोगों ने निकाल लिया। जब ट्रायंगल के तीनों एंगल को हम निकालेंगे तो यहां पर हम यूज करेंगे यूजिंग लॉ ऑफ साइन, यूजिंग लॉ ऑफ साइन। लॉ ऑफ साइन क्या कहता है, तो लॉ ऑफ साइन कहता है कि r अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू a अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू b अपॉन साइन बीटा। ये हम लोगों ने निकाला था लॉ ऑफ साइन में। ठीक है, तो अब यहां पर देखें तो यहां पर अगर आप देखें तो r किसके बराबर है, c के बराबर है। ठीक है, अगर इसको यूज करें तो देखिए ये हमारा लॉ ऑफ साइन था, तो हेयर यहां पर अगर हम काम करेंगे तो क्या होगा देखिए। ठीक है, c के लिए, ठीक है, c के लिए कौन सा एंगल हो जाएगा, तो c के लिए देखिए ये आपका b वेक्टर है, ये आपका a वेक्टर है और ये आपका c वेक्टर है। तो जब हम c के लिए काम करेंगे, ठीक है, जब हम c के लिए काम करेंगे तो हम a और b के बीच में जो एंगल बन रहा है उसके लिए काम करेंगे। तो a और b के बीच में जो एंगल बन रहा है वो क्या है, तो c बाई, ठीक है, c बाई क्या हो जाएगा, पाई माइनस साइन पाई माइनस गामा बराबर। फिर अगर हम a के लिए काम करेंगे तो a अपॉन साइन, अब a को छोड़कर देखिए b और c में कौन सा एंगल बन रहा है, तो पाई माइनस अल्फा, तो पाई माइनस अल्फा। फिर अगर हम b के लिए काम करेंगे तो देखिए b अपॉन साइन, ठीक है, तो b को छोड़ देंगे तो a और c के बीच में कौन सा एंगल बन रहा है, पाई माइनस बीटा, तो पाई माइनस बीटा। तो अब देखिए आप फॉर्मूला जानते हैं कि साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू थीटा होता है, तो ये हो जाएगा c अपॉन साइन गामा, a अपॉन साइन अल्फा और b अपॉन साइन बीटा। तो इस तरह से इसको हम अरेंज करके लिखना चाहें तो हम ऐसे लिख सकते हैं a अपॉन साइन अल्फा, b अपॉन साइन बीटा और c अपॉन साइन गामा। तो ये हमारा लेमिस थ्योरम प्रूफ हो गया। ठीक है, प्रूफ्ड, ये हमारा लेमिस थ्योरम प्रूव्ड हो गया। तो कैसे प्रूफ करा, आपने देखा कि ये जो हम लोगों ने इक्विवेलेंट वेक्टर का यूज किया और कंडीशन लिया कि तीन वेक्टर अगर इस तरीके से हो कि तीनों का रिजल्टेंट जीरो हो, बैलेंस हो, इक्विलिब्रियम में हो, तो हर फोर्स अपने अपोजिट एंगल के साइन का, ठीक है, प्रोपोर्शनल होगा। और यही चीज है लेमिस थ्योरम। ठीक है, तो लेमिस थ्योरम क्या है बात समझ में आया। मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह मेरे साथ बने रहें और अपने फिजिक्स के नॉलेज को बढ़ाते रहें। अपना ख्याल रखें। गुड बाय एंड खुदा हाफिज।